और फादर की डेथ हो गई मेरे, और मैं चूँकि इकलौता लड़का था तो मेरे सामने जो है मतलब बड़ी दुविधा आ गई कि क्या करूं। तो फिर से मतलब कानपुर में कानपुर देहात में एक मेरे पास टीचिंग जॉब का, चूँकि मैंने बीएड कर रखा था, तो मैंने सब छोड़ दिया और यहाँ पे आ गया जो है प्राइमरी टीचर के रूप में। तो घर में ये हुआ कि प्राइमरी टीचर के रूप में आना बहुत बेकार लग रहा था सबको, लेकिन दिक्कत ये हुई, स्टे लग गया। अब मैं बुरा फंस गया क्योंकि मैं जॉब छोड़ चुका था अपनी और ये इधर यहाँ स्टे लग गया। अब उस समय पे मैंने जो है कुछ भी और नहीं शुरू कर सकता था क्योंकि पता नहीं कब ज्वाइनिंग आ जाए। तो एक एक्सीडेंट था ये एकेडमी का शुरू होना, मतलब एक अपना फ्रस्ट्रेशन था और दूसरा मेरे पास उस समय कोई ऑप्शन नहीं था जिससे कि मैं ये शुरू कर पाऊँ। तो अब जो है मैंने उसको फिर जो है यहाँ पे मतलब जो 3-4 बच्चों से एक अपना एकेडमी शुरू किया। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम शिव गोपाल सिंह है। मैं कानपुर में गुरुकुल एकेडमी नाम से संस्थान चलाता हूँ। कानपुर में हमारा काकादेव में ब्रांच है। इस पहले शास्त्री नगर में शुरू किया था और अभी काकादेव में, कोरोना के पहले वहाँ पे 5 सेंटर चल रहे थे। काकादेव में एक ही मतलब एकेडमी के सभी संस्थान, मतलब हॉल अलग अलग थे उसमें। तो इस तरह से रहा बच्चों। गुरुकुल एकेडमी अभी फ़िलहाल कानपुर में है और आगे जो है अब नए सिरे से इसे और जगहों पे भी ले जाने का प्लान है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा जो इतिहास रहा है मेरा, वो शायद आप लोगों को फ़ायदा करे, इसलिए मैं थोड़ा उसको भी शेयर करूँगा। 12th के पहले क्या था तो ये बताने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप लोगों का एम कंपटीशन है, तो उसी से रिलेटेड मैं अपना स्ट्रगल बताऊँगा। तो 12th स्टैंडर्ड पे चूँकि मैं एक एवरेज या लो मिडिल क्लास इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हूँ, 5 सिस्टर मेरी और मैं उनमें सबसे छोटा, तो फादर के ऊपर एक बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़। तो ऐसे में 12th के बाद मेरे सामने एक समस्या ये आ रही थी कि इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए, उस समय एक बूम था इंजीनियरिंग का, तो 92 के आसपास की बात बता रहा हूँ मैं ये। तो उस समय मतलब थोड़ा सा पैसा जो था इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए वो अफोर्डेबल नहीं था, या हो भी जाता तो मतलब रिस्क था कि वापसी कैसे होगी, क्योंकि पहले से ही जो बर्डन बहुत ज़्यादा था पापा के ऊपर। तो ऐसे में जो है मेरी चॉइस एनडीए सीडीएस की तरफ झुकी थोड़ी सी। उस समय मैंने मतलब अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, सिर्फ ये था कि मैथ बैकग्राउंड शुरू से पापा ने पढ़ाया था तो वो पार्ट अच्छा था, बस वही पार्ट अच्छा भी था। बाकी जो है एनडीए के लिए जीएस थोड़ा एवरेज बना लिया था मैंने। इंग्लिश मेरा शुरू से गड़बड़ रहा, तो एनडीए से शुरू किया था स्ट्रगल अपना। वहाँ पे जब फर्स्ट टाइम एसएसबी निकला तो उस टाइम मुझे वास्तव में ऐसा लग रहा था, एसएसबी देने का मौका मिला, सॉरी एसएसबी निकला नहीं, एसएसबी जब फर्स्ट टाइम देने जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मैं मतलब टी शर्ट पहन लूँ कि मैं एसएसबी देने जा रहा हूँ, सबको बताऊँ चिल्ला चिल्ला के कि लेफ्टिनेंट बनने जा रहा हूँ, और फिर फेल हो गया। तो इस तरह से जब सीडीएस का एसएसबी तक मैं पहुंचा, तो हालांकि मैं उस समय ग्रेजुएशन 3rd ईयर जस्ट पास किया था और मैं लगातार एसएसबी मतलब नहीं क्वालिफाई कर पाया कभी। और उस टाइम जब लास्ट एसएसबी में देने जा रहा था तो मुझे अच्छे से याद है कि पहले एसएसबी में जहाँ मैं सबको बता रहा था कि मैं एसएसबी देने जा रहा हूँ, मैं लेफ्टिनेंट बनने वाला हूँ, वही लास्ट एसएसबी में मैंने अपने घर में भी नहीं बताया था कि मैं एसएसबी देने जा रहा हूँ। मुझे अच्छे से याद है कि फर्स्ट टाइम जब इंटरव्यू के एसएसबी के लिए जा रहा था तो पापा ने 500 रुपया और अलग से 100 रुपया, फिर छुट्टे अलग से, इस तरह से दिया था। और लास्ट में आते आते, जबकि मैं उस समय कोई ऐसा नहीं था कि मैं बहुत अधिक एज हो गई थी, लेकिन एक्चुअल होता क्या ना कि जैसे तुम 12th से तैयारी करना शुरू करो और 12th साथ साथ ग्रेजुएशन भी कर रहे हो, तैयारी भी कर रहे हो, तो उस समय पे लोगों के दिमाग में एक ये बन जाता है कि ये लड़का 12th से तैयारी कर रहा है और अभी तक इसका नहीं हुआ। तो ये सब हमने सुनना पड़ा। मतलब लास्ट एसएसबी में मतलब घर में ये बताया कि एक मैरिज फंक्शन में जा रहा हूँ, तो इस तरह से मतलब वहाँ पे भी फेल हुआ। तो उस समय ये लगा कि वास्तव में कि आप जो है कुछ और समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ और तैयारी की ही नहीं थी। 12th के बाद जो है होम ट्यूशन मतलब पढ़ाता रहा। होम ट्यूशन घर की ज़रूरतों के कारण मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए। तो होम ट्यूशन में 9th 10th पहले पढ़ाता रहा, फिर जब मेरा 12th मतलब ग्रेजुएशन में आ गया था तो उस समय तक इम्प्रूव करके फर्स्ट ईयर इंटर तक पहुंच गया था पढ़ाते पढ़ाते। और उससे मुझे फ़ायदा ये मिला था, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी तैयारी कब अपने आप हो गई।
क्योंकि मैं उन लोगों को जीएस वगैरह भी पूरा पढ़ा देता था। तो उसके कारण मुझे जब ये इसमें रिटर्न भी मतलब एनडीए सीडीएस का कोई बहुत आसान नहीं होता है, तो वो मतलब अभी तो फर्स्ट डिवीजन पास लड़के को डायरेक्ट इंटरव्यू का सब ऑप्शन भी है, उस समय ऐसा नहीं था। कुछ नौकरियों में था लेकिन बाकियों में नहीं था। तो मतलब वो लगातार स्ट्रगल जो है एसएसबी में मेरा फेल होता गया। ग्रेजुएशन मेरा हो चुका था उसी समय 92 में जो 99 में सीजीएल का फर्स्ट वैकेंसी आया था। तो सीजीएल फर्स्ट टाइम जो है 99 में जो है अपना पहला वैकेंसी, उसमें हम लोगों ने अपना जो है एग्जाम दिया। तो मैं उस समय वैकेंसी बहुत कम थी, तो मुझे दोबारा जो है चांस मिला। जो मेरा एम था कि लेफ्टिनेंट और ऐसा कुछ, तो वो तो नहीं मिला, लेकिन मैं एज ए सब इंस्पेक्टर वहाँ पे अपॉइंट हो गया। तो ये हुआ कि और उस समय पे मतलब और भी जगहों पे हुआ था, क्योंकि जो तैयारी अगर हो जाती है तो फिर वो एक जगह नहीं होता है। तो हालांकि कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं रहा, लेखपाल, क्लरिकल जॉब, सब इंस्पेक्टर, यही सब था। तो उसमें मैंने उस समय सब इंस्पेक्टर जो है घर वालों के प्रेशर में कि दरोगा और सीआईएसएफ में था, मैं वहाँ पे गया। फिर भी मतलब एक एम था कि ये लगता था कि जो है कैसे भी करके जो है गस्टेड पोस्ट पे निकालूं। तो हालांकि मैं उस समय जो है चूंकि एसएसबी से सीडीएस से ओवर हो चुका था, तो सब इंस्पेक्टर मैंने ज्वाइन किया। लेकिन दोबारा फिर जो है डिपार्टमेंटल दे करके असिस्टेंट कमांडेंट का मौका मिला, लेकिन वहां पर जो है मतलब हमें आईटीबीपी मिला। तो उसमें जो है उस समय जो मतलब घर की स्थिति में थोड़ा परिवर्तन आया और फादर की डेथ हो गई मेरे, और मैं चूंकि इकलौता लड़का था तो मेरे सामने जो है मतलब बड़ी दुविधा आ गई कि क्या करूं। तो फिर से मतलब कानपुर में कानपुर देहात में एक मेरे पास टीचिंग जॉब का, चूंकि मैंने बीएड कर रखा था, तो उस समय जो टीचिंग जॉब के लिए एक मतलब मैंने फॉर्म जो कानपुर देहात के लिए भरा था, तो उसमें मुझे प्राइमरी टीचर के लिए वैकेंसी जॉब मिल गया। हालांकि जो जिस जॉब में मैं था या जिसमें मैं हुआ था उसके हिसाब से ये जॉब बहुत छोटा था, लेकिन मुझे परिवार को देखना था, मेरी मैरिज हो चुकी थी। फोर्स की जॉब में थोड़ा सा ये दिक्कत थी कि मैं मतलब अगर कई भाई बहन होते या यहाँ पे कुछ भी ना होता तो मैं कंटिन्यू रख सकता था, अपनी फैमिली को लेके मूव कर सकता था। लेकिन मुझे मतलब सामाजिक रह करके माता जी और घर की मैं आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे जमीन और ये सब को देखते हुए मुझे उस समय मतलब फोर्स की जॉब को कंटिन्यू करने में थोड़ी दिक्कत आई, क्योंकि माता जी मतलब फादर के जाने से और ज़्यादा वो डिप्रेस हो गई थी, और मैं भी चला जाता तो वो थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा। तो और चूंकि मेरे पास टीचर का एक जॉब आ गया था, तो मुझे लगा कि छोड़ देना सब, फोर्स का जॉब छोड़ करके मैं इस लाइन में, और पहले से मेरा बैकग्राउंड टीचिंग में रहा था, तो मुझे लगा कि ये अच्छा रहेगा। तो मैंने सब छोड़ दिया और यहाँ पे आ गया जो है प्राइमरी टीचर के रूप में। तो घर में ये हुआ कि प्राइमरी टीचर के रूप में आना बहुत बेकार लग रहा था सबको, लेकिन दिक्कत ये हुई कि मैं वहां से छोड़ छाड़ के आ गया और प्राइमरी टीचर यहाँ बन गया। लेकिन फिर यहाँ पे मुझे यूपी के बारे में उतना ये नहीं पता था कि जॉब में यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आती है। उस समय फिर उसमें स्टे लग गया। अब मैं बुरा फंस गया, क्योंकि मैं जॉब छोड़ चुका था अपनी और ये इधर यहाँ स्टे लग गया। अब उस समय पे मैंने जो है कुछ भी और नहीं शुरू कर सकता था, क्योंकि पता नहीं कब ज्वाइनिंग आ जाए। तो एक एक्सीडेंट था ये एकेडमी का शुरू होना, मतलब एक अपना फ्रस्ट्रेशन था, और दूसरा मेरे पास उस समय कोई ऑप्शन नहीं था जिससे कि मैं ये शुरू कर पाऊँ। तो अब जो है मैंने उसको फिर जो है यहाँ पे मतलब जो 3-4 बच्चों से एक अपना एकेडमी शुरू किया। लेकिन मतलब उस टाइम मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ बच्चों तुम्हें, कि मुझे ये लगता था कि मेरी अब तक की लाइफ व्यर्थ हो गई, और मतलब जो पढ़ा था मैंने वो उससे जो मिला वो खो दिया मैंने। टीचिंग जॉब में स्टे लग गया, और अब जो है नए सिरे से मुझे एक नया शुरू करना पड़ेगा पढ़ाने का काम। और इस तरह से मैं मतलब वास्तव में फ्रस्ट्रेशन था, 3-4 बच्चों से क्या होता है ना, कहाँ इतनी अच्छी सैलरी और वो सब छोड़ करके मैं इस एक अजीब से उसमें फंस गया था। लेकिन चूंकि मतलब उस समय ये फील हुआ कि जो है मेहनत कभी भी कहीं भी की गई मेहनत बेकार नहीं जाती है। चलो मतलब मैं जो एसएसबी में फेल हुआ या जो अदर एग्जाम में मतलब जो मेहनत की, वो एक्चुअल बच्चों क्या होता है ना कि मेहनत जुड़ती जाती है। तो उस समय मुझे जब मैं यहाँ पे मतलब शुरू किया, तो मैं कभी नहीं सोचा था कि ये एकेडमी को मैं काका देव या मतलब इस तरह से कोई कि यहाँ हजारों बच्चा आ जाएगा, ऐसा नहीं सोचा था। और काका देव जाने का भी नहीं सोचा था, क्योंकि वहां पे मुझे लगता था कि वहां तो बहुत बड़े बड़े टीचर और इस तरह से रहता है। मैं शास्त्री नगर में गली में कोचिंग चला रहा था। फिर एक दिन 2-3 साल बाद क्या हुआ कि मेरे पास एक मैं उनका नाम नहीं लूंगा, एक बहुत प्रतिष्ठित संस्थान के मैनेजर साहब पढ़ने आए, और
तब मुझे फील हुआ कि यार एक्चुअल में हम लोग जो है, चूंकि गवर्नमेंट जॉब में भले फेल रहे हो, लेकिन वो मैंने जो जुड़ जुड़ के यहाँ के लोगों से, जो लोगों ने कभी जॉब के लिए तैयारी नहीं किया, जो हमारे फील्ड में कंपटीटर थे हमारे, उनकी तुलना में भले हम लोग फेल हुए हैं, लेकिन जो है कुछ तो अच्छा होगा, तभी तो आए हैं ये लोग यहाँ। तो वास्तव में ये होता है बच्चों, जैसे कोई एग्जाम देते हो और उसमें फेल हो जाते हो, है ना, तो लगता है कि जो है फेल हो गए, लेकिन फिर 2 महीने बाद एग्जाम एक और हुआ। सपोज करो, एक एग्जाम्पल से समझो, 100 नंबर का कोई एग्जाम हुआ, 60 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है, तुम्हारे 50 नंबर आए, है ना, फेल हो गए। तो फिर लगता है, उस समय लगता है कि फेल हो गए। 2 महीने बाद एक एग्जाम और हुआ, उसमें 55 नंबर आए, फिर लगा फेल हुआ। लेकिन बच्चों फेल नहीं हुए। वो एक्चुअल में हुआ क्या कि जो तुम 50 पहले किया तुमने, और 2 महीने के एग्जाम के बाद अगर तुमने 55 किया, तो फेल कहाँ हुए तुम, इंप्रूव तो किया ना तुमने। तो यही मेहनत जो तुम करके देखो, ये 2-4 एग्जाम के फेलियर में जो मेहनत की जाती है, उसमें जो धीरे धीरे करके तुम जो इंप्रूव होते हो, वो इंप्रूवमेंट जो होता है, वो एक जमीन से जुड़ा हुआ इंप्रूवमेंट होता है बच्चों, है ना। उसकी कोई काट मार्केट में भी नहीं होती है, ना ही कंपटीशन में होती है। तो अगर तुम जो किसी एग्जाम में फेल होते हो, तो अगर उसके अगले एग्जाम में तुम्हारा रिजल्ट उससे बेहतर रहा, भले तुम फेल हो गए तो भी इंप्रूव हुआ बच्चों, है ना। वो जब 3-4 एग्जाम की मेहनत लाइन से जो है की गई मेहनत रिजल्ट ना देने के बाद भी वेस्ट नहीं होती है। 2 महीने बाद जब दूसरा एग्जाम आएगा, तो उसमें तुम्हारी पिछली मेहनत प्लस ये मेहनत जुड़ करके एग्जाम में रिजल्ट में सामने आएगी। यही हम लोग के साथ भी हुआ बच्चों। इतने साल का फेल रहे तो लगा कि सब वेस्ट हो गया। पुलिस की जॉब में इतना जो अनुभव मिला हमें, सीआईएसएफ की नौकरी में, लगा कि उतने साल अगर मैं टीचिंग कर रहा होता तो मैं मतलब ज्यादा इंप्रूव कर जाता। सही बात है, लेकिन ये ऐसा नहीं था बच्चों की टीचिंग जॉब का, मतलब पुलिस जॉब का जो मेरा एक्सपीरियंस था, उसका कोई रोल पढ़ाने में नहीं था। ऐसा नहीं था। हम लोग नाइट क्लास चलाते थे, 2000 लड़का तक नाइट क्लास में पढ़ने आता था। हॉल के अंदर एक पिन ड्रॉप साइलेंस रहता था मेरी क्लास में, है ना। एक बार डांटते थे तो सब लोग शांत हो जाते थे। तब ये फील हुआ कि नहीं, वेस्ट कुछ नहीं गया, है ना। पुलिस की जॉब में जो ये सीखा कि डिसिप्लिन मेंटेन करना, खुद डिसिप्लिन में रहना, वो यहाँ पे भी काम आया। आज की डेट में ये रहता है कि डेली जो शेव करने की आदत और मतलब जो है ये सब वहीं से वेस्ट, मतलब कहने का मतलब ये बच्चों ना कि वेस्ट कुछ नहीं जाता है। अगर किसी एग्जाम में फेल होते हो तो वो जो है मतलब अगले एग्जाम में अगर उससे बेहतर कुछ करते हो तो समझ लो इंप्रूव कर रहे हो, है ना। निश्चित रूप से मान के चलो, और किसी भी धर्म के मानने वाले हो यार, है ना, एक बात तो फैक्ट है कि जो रिजल्ट मतलब मेहनत का जो अभी तो साइंस ही मानने लगी है ना कि जो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है ना, तो मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। और अगर कभी लेट होता है बच्चों, तो ये निश्चिंत मान के चलो कि वो ब्याज सहित तुम्हें मिलेगा, है ना। अपनी इतनी लाइफ में मैंने ये फील किया है कि निश्चित रूप से तुम्हें ये, और कभी भी किसी मतलब किसी के तरीके पे मत जाओ। जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, मतलब जैसे हर बच्चे की स्ट्रेंथ, कोई मैथ, रीजनिंग, जीएस और जो इंग्लिश या हिंदी जो भी पेपर दे रहे हो, तो जैसे मेरा अपना है कि मेरा अपना स्ट्रेंथ मैथ और रीजनिंग रहा था। मैथ अच्छा होने पे रीजनिंग भी अच्छा हो ही जाता है। तो अगर तुम्हारा किसी विषय में सिलेक्शन के लिए ये मत सोचो कि 4 के चारों अच्छे होंगे तभी तुम सेलेक्ट हो पाओगे, है ना। 4 के चारों अच्छे होंगे तो तुम टॉपर बन जाओगे, है ना। उसमें सेलेक्ट होने के लिए 4 के चारों अच्छा होना जरूरी नहीं है। स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि जो अच्छा है उसे एंड तक ले जाओ, जिसमें तुम मतलब फिर उसमें तुम्हारी कोई बराबरी ना कर सके। और किसी 4 विषय का पेपर है तो तीसरे किसी विषय में एवरेज अगर होते हो, तो एक विषय में अगर तुम खराब भी रहते हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। हम अपना सीजीएल 99 का जो रिजल्ट है बच्चों, उस समय का फर्स्ट सीजीएल था, उसका रिजल्ट तुम्हें जो मतलब उसी की नौकरी में मैं रहा। हालांकि मेरी रैंक मतलब आज की डेट में देखोगे तो खराब नहीं थी, अंडर 500 थी, लेकिन उस समय जब 600 सीटें थी तो 500 बहुत बुरी रैंक हो गई, है ना। तो उस समय मतलब ये था कि 200 नंबर का मैथ का पेपर था, 200 नंबर का इंग्लिश का पेपर था, और जीएस, उसके अलावा जीएस और ऐसे विषय थे जिनमें लगभग सब लोग बराबर थे। कोई भी आईएएस पीएस, हम लोग के साथ में कोई भी ऐसा नहीं था जो आईएएस पीएस की तैयारी किया हो, तो जीएस में सब लोग बराबर पे थे। हम लोग आपस में एक दूसरे को देख के मतलब एनालिसिस करते थे। तो उसमें जो था मतलब मैं मैथ में 200 में करीब 140 तक ले जाता था, और मेरे साथ वाले लोग 110 तक ले जाते थे। और इंग्लिश में मैं 60, 65, 70 तक पहुंचता था, वो लोग 110 तक ले जाते थे। तो वो लोग अपना फोकस मैथ पे कर रहे थे और मैं अपना फोकस इंग्लिश पे कर रहा था। एग्जाम के 2 महीने बचे थे, तो एक सीनियर ने मुझसे बातचीत की और उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हो। मैंने बताया यही। तो उन्होंने कहा कि अपनी पूरी ताकत इंग्लिश में लगा रहे होगे। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा यही गलत कर रहे हो। क्या जो
इंग्लिश को तुम पूरी जिंदगी में ना सुधार सके, उसको तुम 2 महीने में कहाँ सुधार लोगे, है ना। तो हमने कहा ये बात सही है। तो कहे कि तुम मैथ में जब 140 कर रहे हो तो ये क्यों सोचते हो कि तुम्हारे दोस्त ही तुम्हारी दुनिया है, उसमें 200 क्यों नहीं कर सकते हो। तो हम कहे 2 महीने में ये संभव तो है, लेकिन इंग्लिश बर्बाद हो जाएगा। तो कहे जितने पे हो उतने मेंटेन रखो, कट ऑफ क्रॉस कर जाओ। उसमें तुम अगर बहुत मेहनत कर लोगे तो 60 से 70 पहुंच जाओगे, लेकिन यहाँ 140 से 190 पहुंच जाओगे आराम से। और वास्तव में यही हुआ, है ना। 100 200 सही था, उसमें हमें कट पीट के 186 नंबर मिला था, और इधर मैथ में मेरा 65 नंबर था, है ना। लेकिन ये था कि मैथ में हमने बाकियों को करीब 70 नंबर पीछे छोड़ा था, तो बाकी इंग्लिश में हम 50 नंबर पीछे भी थे, तो हमें फर्क नहीं पड़ा, है ना। बाकी 2 विषयों में हम एवरेज थे। तो ये है बच्चों, है ना। या मतलब ये नहीं सोचो कि किसी एक विषय में बहुत ज्यादा वीक होने पे सिलेक्शन नहीं होगा, या कहीं नहीं हुआ तो मेहनत व्यर्थ हो गई, है ना। ये ऐसा नहीं होता है। जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है यार, जंगल में भी तो यही होता है। शेर की स्ट्रेंथ क्या है, पिकअप उसका, है ना। वो 2 सेकंड में 110 की स्पीड में पहुंच जाता है। तो लेकिन उसकी कमी क्या है, उसकी कमी ये है कि वो 10 सेकंड से ऊपर दौड़ नहीं सकता। वहीं भेड़िए की स्ट्रेंथ, अब वो भेड़िया का पिकअप पर रोना रोए कि मेरा पास पिकअप नहीं है, मैं तो 20 की स्पीड से दौड़ पाता हूं, तो भेड़िए ने अपनी स्ट्रेंथ अलग तरीके से डेवलप की, वो घंटों दौड़ सकता है। और बेटा दौड़ो, कितनी देर दौड़ोगे, है ना। अजगर के सामने क्या स्ट्रेंथ है, अजगर के पास ना दौड़ है, कुछ नहीं है, उसके पास पेशेंस है। और बेटा कभी तो आओगे, है ना। तो ये है, तो सबके पास, तुम फिल्मों में देखो बेटा, फिल्मों में देखो, है ना, किसी के पास 6 पैक ऐब है, राजकुमार देख लो, है ना, कुछ नहीं था, जूतों की आवाज थी, है ना। और तुम राजपाल यादव को देख लो यार, जानी लीवर को देख लो। तो सफल सब लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि तुम जो है मतलब किसी एक विषय में वीक हो तो तुम सफल नहीं हो सकते। टॉपर बनने के लिए जरूर सब विषय अच्छे होने चाहिए, लेकिन सिलेक्शन के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है उसको और मजबूत करो बच्चों, है ना। दूसरा, और एक विषय पे कम से कम एवरेज हो जाओ, और एक विषय में अगर खराब हो तो बस इतना सोचो कि उसमें कट ऑफ निकाल ले जाओ। फिर अगर कभी रैंक सुधारनी हो तब दूसरे विषय में तब मेहनत करो जब एक विषय में तुम जो तुम्हारा फेवरेट विषय है उसमें एंड तक पहुंच गए हो, 200 में 195 हो रहा है तो मेहनत करना छोड़ दो उस पर, तब दूसरे पे वर्क करो, है ना। क्योंकि जो सही है उसे सही करना आसान है, जो खराब है वो तो जीन में खराब है ना यार। हम अपने बाद में सोचते हैं मेरे पूरे खानदान में किसी की अंग्रेजी सही नहीं है, तो हम कहां से इतनी जल्दी सही कर लेंगे, है ना। तो ये है बेटा, तो अपनी ये मत सोचो कि कुछ कमी है तो, है ना, होता है सिलेक्शन। अच्छा, दूसरी ये है ना कि डिप्रेशन, जैसे परेशान हो गए, तो ये घर में सबसे खराब जो सुनने को मिलता है, और बच्चों आजकल क्या कर रहे हो, है ना। तो ये सब वाक्य से कभी परेशान ना हुआ करो, ये हम लोग बहुत सुने हैं, है ना। ज्यादातर ये बात वो लोग कहते हैं जो इस फील्ड से नावाकिफ होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है। दादाजी लोग, नाना जी लोग जो सोचते हैं कि आज फॉर्म भर दिया परसों रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो और बच्चों क्या कर लो अभी, है ना। तो वो उसके लिए गाना जो है बहुत अच्छा, हम बच्चों को कई साल से ही कह रहे हैं, है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। जिस दिन सेलेक्ट हो जाओगे उस दिन तुम्हें, जिस दिन हम अपना अनुभव बता रहे हैं बच्चों, मेरे घर के सामने एक हैंडपंप है, तो मैं रात में जब एसएसबी दे रहा था तो मतलब पढ़ने जाता थी, तो रात में पानी भरने जाता था। तो जब किसी ने कुछ नहीं कहा, जब दरोगा में हो गया तब अंकल जी लोग कह रहे थे कि मैं तो देखता था रात में 2 बजे पानी भरने आता था, मुझे पता था ये बचपन से कि बहुत अच्छा लगता है ये, है ना। उससे पहले अगर उस समय सिलेक्शन ना हुआ होता तो ये वो लोग यही कहते कि 2 बजे रात में न जाने किस लिए पानी भरने आता था, है ना। ये है बच्चों, तो फैक्ट बता रहे हैं तुम। और ये सरकारी नौकरी का फील्ड ऐसा है ना जिसमें तुम अगर मतलब 5 साल का स्ट्रगल दिया, 10 साल का स्ट्रगल करने के बाद सेलेक्ट हो जाते हो तो फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। वो 10 साल का स्ट्रगल तुम 5 साल में भूल जाओगे कि तुमने, जैसे फिल्म लाइन है, जैसे नेता है, जैसे, है ना, जिस फील्ड में स्ट्रगल जितना ज्यादा है उस फील्ड में फिर गेन भी उतना ही ज्यादा है ना। फिल्म लाइन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, लेकिन एक बार जब तुम सफल हो गए तो फिर पूछो ना, नेतागिरी में तुम एक एमएलए बनना कितना कठिन है, लेकिन तो वही एक ई रिक्शा खरीद लो, है ना, पहले दिन से कमाई शुरू हो जाएगी, लेकिन क्या आगे भी उतनी बढ़ेगी, है ना। तो जिस फील्ड में जो है स्ट्रगल ज्यादा रहेगा उस फील्ड में आगे चल के ग्रोथ ज्यादा मिलेगी, ये फैक्ट है बच्चों, है ना। क्योंकि जो तुरंत इनकम देंगे तो फिर आगे चल के वो उतनी ग्रो जो है नहीं रहेगी। इसलिए कभी भी जो है परेशान ना रहो। और दूसरी बात ये है बच्चों, यार परेशान होके कर भी क्या लोगे, है ना। ये बताओ तुम मतलब तो कहीं दुबई चले जाओगे क्या कि वहां पे जाके कोई दूसरी नौकरी कर लोगे? सरकारी नौकरी तैयारी करने आए हो, है ना। ये फैक्ट बता रहे हैं। एक लास्ट तुम्हें बात बताएं, हम लोग जब अपनी ट्रेनिंग में थे तो 2 महीने के अंदर करीब जो है 50-60 लोगों ने रिजाइन किया, है ना, कि मतलब वो घर भाग गए छोड़ के। तो एक आईपीएस अधिकारी मिस्टर जाहिद महमूद आए, तो बहुत अच्छा उन्होंने मतलब स्पीच दिया। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कि पहले तो ये कहा कि यार ये डिसाइड करो कि तुम्हें नौकरी करनी है कि नहीं करनी है ना। अगर करनी है
तो फिर करो, और नहीं करनी तो इमीडिएट छोड़ के जाओ, दूसरी नौकरी करो। ये इसमें मत रहो कि हम करें या ना करें, है ना। कि एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर मुसीबत को टाला ना जा सके तो मुसीबत का मजा लो, है ना। शायद थे बच्चों, तो ये यही इसमें भी है ना। स्टूडेंट लाइफ में ये इस बात को जो है कभी किसी के कहने पे या कोई क्या कह रहा है वो सब छोड़ो, है ना। तुम अपनी तरफ से अगर श्योर हो कि तुम मेहनत कर रहे हो, तुम में कोई कमी नहीं, तुम अपना टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हो, लगे रहो मुन्ना भाई, है ना। निकलोगे 100% निकलोगे बच्चों। उसके अलावा अगर जैसे आर्थिक दिक्कत कभी आती है, पेरेंट्स लोग तब ज्यादा चिल्लाते हैं जब वो पे करते हैं, है ना। तो उसके लिए भाई सही बात भी है, उनकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है, खर्चे भी तुम्हारे बहुत ज्यादा है ना। तो ऐसे में एक होम ट्यूशन और एक विकल्प है होता है, उससे तुम्हारा दोनों फायदा होगा। आम के आम गुठलियों के नाम, है ना। पैसा भी मिलेगा, साथ में अपनी पढ़ाई भी होती जाएगी, है ना। उसको वो सारे विषय पढ़ाओ जो तुम्हें अपने एग्जाम में देने हैं, उसका भी फायदा होगा, तुम्हारा फायदा होगा बच्चों, है ना। तो इस तरह से कभी भी निराश ना हो। निश्चित मान के चलो कि अगर ईश्वर या किसी भी धर्म को मानते हो, खुदा, है ना, कुछ गॉड जो भी है, कैलकुलेशन तो होता है ना कहीं तो रिकॉर्ड रहता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, है ना। कोई ना कोई तो है जो चला रहा है ना। तो वहां पे रिकॉर्ड तुम्हारे वक्त का है, ये निश्चित वो तुम्हें मिलेगा, देर समय मिलेगा, जितना देर मिलेगा उतना ब्याज मिलेगा, है ना। हमें मिल रहा है, हम जान रहे हैं, है ना। कुछ भी बेकार नहीं जाता है बच्चों, एक एक कर्म का फल मिलेगा, ये निश्चित मानो। ईश्वर पर भरोसा के आंदोलन वगैरह में तुम पार्टिसिपेट करो, लेकिन इसमें इतना भागीदार ना बन जाओ कि अपनी पढ़ाई छोड़ दो, है ना। देश सुधारने ना लो, पहले अपने को सिस्टम में लाओ, है ना। देखिए इन सब चीजों में ना बहुत लोग तुम्हें भटकाएंगे, है ना। किसी भी अपने को पहले सिस्टम में लाओ, तब तुम बदल सकते हो, है ना। सिस्टम को बदलने की कोशिश ना करो, सिस्टम को बदलने की कोशिश में तुम बर्बाद हो जाओगे, है ना। ये सब ना करना, अपना काम करो, है ना। क्योंकि और विरोध के लिए बस उतना ही टाइम दो जितने पे तुम्हारी पढ़ाई ना व्यवधि, क्योंकि अगर तुम कुछ सही हो भी जाएगा और तुम बिगड़ गए, तुम्हारी तैयारी बर्बाद हो गई, तो फायदा क्या होगा, है ना। तो ठीक बच्चों, मिलते हैं फिर हम लोग आगे कभी दोबारा। नमस्कार बच्चों, थैंक यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।